गुरुग्राम में एक स्कूल बस ने 4 साल के मासूम की जिंदगी ले ली। यूं तो उस बस ने उस बच्चे की जान ली, लेकिन जीते जी पूरे परिवार को ही मार डाला। एलकेजी में पढ़ने वाले इस मासूम को उसके ही स्कूल बस ने कुचल दिया। सिद्धार्थ अपने स्कूल बस से उतरने ही वाला था कि बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो सड़क पर गिर गया और अपने स्कूल बस की चपेट में आ गया। बच्चे के माता पिता का आरोप है कि बस ड्राइवर ने बस की स्पीड को बढ़ा दी। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस दर्दनाक दुर्घटना के बाद ड्राइवर ने बस रोकने और बच्चे को देखने, उसे बचाने की जहमत नहीं की, बल्कि वो दूसरे बच्चों को छोड़ने के लिए आगे निकल पड़ा। और आपको बता दें, इस पूरी खबर पर ही चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले एक अपडेट आपको ये भी दे दें कि इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। तो आपको बता दें कि इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं सबका परिचय करा दूं आप लोगों से। एजुकेशनिस्ट हैं नयन पारिक जी, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें गुरुग्राम पेरेंट्स एसोसिएशन के फाउंडर हैं प्रदीप रावत जी, और डॉक्टर सुधा आचार्य हमारे साथ जुड़े हैं नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मिरर नाउ से जुड़ने के लिए। लेकिन हैरान करने वाली बात है और परेशान करने वाली बात भी है। आज एक घर का चिराग एक तरीके से कहें तो चला गया, एक मासूम की जान ले ली उसके ही स्कूल बस ने। सबसे पहला सवाल मैं प्रदीप रावत जी आपसे करना चाहूंगी कि बस में कोई कंडक्टर नहीं था, किसी तरीके की आया या हेल्पर, जैसा हम बोलते हैं जब बच्चे की उम्र कम होती है उस वक्त बस में ये इन सब की नियुक्ति की जाती है। मैं यही जानना चाहूंगी, क्या जब ये लापरवाही हुई, बस में कोई नहीं था, तो किसी शिक्षिका को, शिक्षक को अपॉइंट क्यों नहीं किया गया? तो ये न्यूज़ बड़ी दुखद है, मेरा परिवार के साथ पूरी सांत्वना है। लेकिन साथ ही साथ हम सिर्फ ड्राइवर को या बस कंडक्टर को ना होने को या किसी अटेंडेंट को ना होने को ब्लेम नहीं कर सकते। इसका पूरा का पूरा ज़िम्मा जाता है स्कूल मैनेजमेंट पे। क्योंकि क्यों उन्होंने अलाउ किया कि एक बच्चे को, एक जो 4 साल का छोटा-सा बच्चा है, अगर वो बस से उतर रहा है, तो कोई उसका हाथ क्यों नहीं पकड़ रहा? कोई उसके हाथ पकड़ के उसके पेरेंट्स को क्यों नहीं सौंप रहा? कोई उसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा? तो मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ एक ड्राइवर की गलती नहीं है, ये सिर्फ एक बस कंडक्टर के ना होने की या अटेंडेंट की गलती नहीं है। सबसे बड़ी गलती स्कूल मैनेजमेंट की है। और प्लस सरकार को, मैं हरियाणा सरकार से स्पेशली निवेदन करूँगा कि एक ऐसा सख्त कानून लाए कि अगर किसी स्कूल बस में अगर बच्चे के साथ में, ड्राइवर तो गाड़ी में ऑब्वियसली गाड़ी चलाएगा ही चलाएगा, कंडक्टर नहीं है, अटेंडेंट नहीं है, कोई फीमेल टीचर नहीं है, तो उस बस को इमीडिएटली रोका जाए, चालान किया जाए और स्कूल पे एक हैवी जुर्माना लगाया जाए। अगर ऐसा होगा, स्कूलों में ये डर रहेगा कि अगर हमने बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ली तो कल को हमारा स्कूल बंद हो सकता है। तो सारे के सारे स्कूल इस बात को समझेंगे, जिम्मेदारी को समझेंगे, अदरवाइज ऐसे ही मासूम लोगों की जान जाती रहेगी। बहुत ही कायदे की बात और पॉइंट वाली बात आपने यहाँ पे की है कि जब तक डर नहीं होगा, लगता है तब तक इस तरीके की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। डॉक्टर सुधा आचार्य, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि अगर किसी वजह से आया और कंडक्टर नहीं था, जिस तरीके से हमारे मेहमान भी कह रहे थे, तो शिक्षक को सबसे पहले अपॉइंट नहीं किया गया। इस तरीके से और भी स्कूलों में, ये कोई पहला मामला नहीं है जो गुरुग्राम का आज मामला, इससे पहले भी मामले आते रहे हैं। तो कितना लगता है, क्या स्कूल प्रशासन के खिलाफ अब इसमें कोई मुझे तो लगता है कि शायद पूरे स्कूल प्रशासन के खिलाफ ही हत्या का मामला दर्ज नहीं कर देना चाहिए इस तरीके की लापरवाही से? क्या ये बहुत ही दुखद घटना है। ये सुन के बहुत ही खराब लग रहा है कि किसी परिवार का आपके जैसे जैसे बताया कि चिराग ही नहीं रहा। बट ये स्कूल कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं भी मानूंगी, बिकॉज मेरे स्कूल में बस में ये हो ही नहीं सकता कि कंडक्टर भी नहीं है, लेडी गार्ड नहीं है, आया नहीं है। टीचर्स आर गेटिंग ड्यूटी। हम टीचर्स को हमेशा हर रूट के इंचार्ज बनाते हैं। टीचर सुबह शाम को अटेंडेंस लेते हैं, हर बच्चा को हाथ पकड़ के पेरेंट्स को सौंप देते हैं, एंड सुबह भी जब स्कूल आते हैं तो क्लासरूम तक पहुंचाना आया एंड टीचर्स की काम है। एंड कंडक्टर का नहीं होना, आया का नहीं होना, टीचर्स का नहीं होना, ये तो बहुत ही बड़ी लैप्स है। मैं पूरी घटना तो जानती नहीं हूँ, बट अगर बस में आया और टीचर नहीं है, कंडक्टर नहीं है, ये तो बहुत बड़ी लैप्स है। एज पर कोर्ट मैंडेट ऑल्सो, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी सिक्योरिटी स्कूल के लिए बहुत बड़ी है, एंड हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट कमिटी है इसके लिए। रोज की रोज हम मॉनिटर करते हैं हर बस को, एंड क्या सेफ्टी गाइडलाइन हम फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स आर ए पार्ट ऑफ इट।
हम पेरेंट्स को भी इसके साथ लेके चल रहे हैं। पेरेंट्स खुद ही हमें देते हैं फीडबैक कि कौन सी बस में क्या हुआ और क्या चाहिए। तो ये घटना बहुत ही दुखद है एंड मैं सरप्राइज्ड हूँ कि कैसे बस में बच्चा ऐसे कैसे गिर गया एंड बच्चा अकेले कैसे सीढ़ियों तक गया, किसी एडल्ट की सुपरविजन के बिना। जी, जी सुधा जी बिल्कुल। और आप सभी मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जुड़े रहिए। हमारे सहयोगी आलोक सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, परिवार का कोई सदस्य उनके साथ जुड़ा है। सबसे पहले उनसे सवाल ले लेते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपके पास लौटेंगे। आलोक, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमारे मेहमान भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बड़ी लापरवाही का मामला है। इनफैक्ट जब बात यह होती कि किसी परिवार का कोई सदस्य है, बच्चे के माता पिता है, उनके जरिए भी अगर कोई शिकायत होती है आलोक, तो उस पर गौर किया जाता है, उस पर जो स्कूल प्रशासन है वो गौर करता है। और हालांकि जैसा यहाँ पर हमने पिता के बारे में आलोक बात की है कि पिता ने कई बार शिकायत दर्ज करवाई थी कि बस में कोई नहीं था, बावजूद इसके किसी तरीके का एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं की गई। Shiv Sena workers, that is what BJP. बिजनेस भी चलता था यहाँ पर, और इनका खुद की एक शॉप भी है यहाँ पर, देखिए। और परिवार के लोग हैं सारे काफी ज्यादा दुखी हैं, और बहुत ज्यादा दुखी हैं क्योंकि घर का एक लौता चिराग था, फिलहाल चला गया है। जो बच्चे के फादर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये जगह है, देखिए, घर से जस्ट कुछ कदमों की दूरी पर बस वाले ने बस से उतारा, लेकिन अगर वो उतर करके बच्चे की उंगली पकड़ करके माँ बाप के हाथ सौंप देता तो शायद वो बच्चा मौजूद रहता आज। लेकिन उसने ना ये करके, बच्चा उतरा कि नहीं उतरा बस में अभी भी चढ़ा हुआ है, उसको कुछ एहसास नहीं हुआ। और बाकायदा मतलब बस से बस वो उतरा ही था, या बस से कैसे उतरा, क्या हुआ, ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन उसने बस आगे बढ़ा दी। और जब आगे बढ़ाई तो उसको ये एहसास नहीं हुआ कि बच्चा उसकी गाड़ी के नीचे आ गया है, और फिर वो गाड़ी लेकर के भाग गया। मेरे साथ एक भाई साहब है जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने काफी हद तक घटना के बाद तुरंत वो यहाँ पर आए थे। सर, आपका नाम बताइएगा? विजेंद्र सिंह सर। आप रिश्तेदार हैं, परिवार के ही हैं? मेरे भाई का लड़का। अच्छा, आपका भाई है। तो आपने क्या देखा था सर उस टाइम? सर, जैसे ही बच्चे की चिल्लाने की आवाज आई, एकदम बहुत तेजी से चिल्लाने की आवाज आई, हम घर के अंदर ही थे। हम जस्ट ही तुरंत ही बाहर आए तो एकदम देखा, तो हमने देखा उधर से तो हमारा बच्चा यहाँ पे। मैं कहा, उसकी लड़के की मम्मी ने कहा कि भाई तूने हमारे बच्चे को, तू गाड़ी के नीचे दे दो। गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ था बच्चा, तो गेट में से निकलूं, कहा हमारे बच्चे को मार दिया। अब हम भी भाग गए सभी, और हमने बच्चे को उठाया। अपने बच्चे को देखा तो हमारा बच्चा जो बिल्कुल बेहोश हालत में था, बेसुध था एकदम। तो हम घबरा गए कि अब क्या करें। तुरंत हमने उसको कहा, भाई आप लोग उठा रहे थे तब तक वो बस लेके भाग गए। वो जैसे ही हमने भाई इसको गाड़ी को यहाँ से हटाओ, हम बच्चे अपनी गाड़ी निकाले थे अंदर से, तो तुरंत गाड़ी लेके भाग गया। और हमने अपनी गाड़ी निकाली, अपनी कार से हम बच्चे को, अपने को जल्दी से जल्दी भाई अपना बच्चा सेफ रहे, हॉस्पिटल पहुंच जाए, तो उसके लिए हम जल्दी उसको गुड़गांव उस्मानली सिविल लाइन के अंदर हॉस्पिटल लेके पहुंचे। हाँ, ज्यादा ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मौत हुई। जी, कहते हैं कि अस्पताल में भी कुछ ज्यादा देर लगी। सर, क्या हुआ था? हॉस्पिटल में जैसे हम पहुंचे तो हमने उनको बताया, मैं कहा भाई बच्चा जो बीच में थोड़ा होश आया था, तो उनको थोड़ा जो इंजरी हो रहा था, जो भी मगर इनको फर्स्ट एड दिया उन्होंने, और दवाई लिखी जो भी थी वो लेके आए। और उसके बाद मैंने उनको बोला, डॉक्टर साहब कोई घबराने की बात तो नहीं है, आप बताओ हमें। बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर है तो कोई भी अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, कोई भी अंदर कोई भी एक्सीडेंटल केस है, कोई भी नहीं पता अंदर क्या हो सकता है। तो आप जल्द से जल्द कोई भी इसका कुछ कराना है तो वो हमें बताइए, या आपके पास अवेलेबल नहीं है या कहीं और ले जाएं तो भी हमें बताइए आप। तो उन्होंने कहा जी ऐसी कुछ वो अभी है नहीं। तो और आधा घंटा निकालने के बाद उन्होंने कहा जी अभी तो इसका जो है हमें अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन और MRI भी कराना पड़ेगा, हो सकता है सिर में कोई दिक्कत हो इनको। तो मतलब उस समय भी अस्पताल नहीं पहचान पाया कि क्या दिक्कत। उन्होंने फिर कहा, उसके बाद 10 मिनट के बाद बोला जी, उन्होंने 5-10 मिनट के बाद फिर कहा, तो मैं कहा सर जल्दी से जल्दी कराओ, आप लेट मत करो इसको। बोला जी हम एम्बुलेंस को फोन कर रहे हैं। मैंने कहा हम अपनी गाड़ी से लेके जाएं। बोले नहीं, अपनी गाड़ी से नहीं लेके जाओगे आप। मगर ठीक है जी। तो आप एम्बुलेंस को फोन किया, और उसके बाद फिर हमने दोबारा उनको बोला 10 मिनट के बाद, सर एम्बुलेंस नहीं आई। तो रिसेप्शन जो मैडम थी उन्होंने ये बोला था जी। तो उसके बाद कहते हैं कि 45 मिनट लगभग लग गया आप लोग। आप एक थोड़ा सा आगे आ जाइए। मैडम ने बोल दिया था कि ये श्रोता, ये फादर हैं बच्चे के, गुलशन नाम है इनका, ये खुद काम करते हैं फोटोग्राफी का। सर, अब आप ये बताइए कि बस जब बस वाला यहाँ पर आया था तो बस के अंदर कोई अटेंडेंट वगैरह नहीं था मौजूद? आप लोगों ने पहले भी स्कूल को या कहीं आप लोगों को पता था कि अटेंडेंट नहीं बैठता बस के अंदर? पता था मेरे को। पता था। तो स्कूल वालों को कुछ बताया था आप लोग? मैंने नहीं बताया क्योंकि मेरे बच्चे को 2-4 दिन तो हुए थे जाते हुए। अच्छा, इसलिए नहीं बताया। अच्छा, ये बताइए मुझे, तो फिर उसके बाद यहाँ पर कभी आपने बस वाले से कहा कि कैसे, थोड़ा हमें बस वाले के बारे में बताइएगा क्या हुआ था? मैं बोलूंगा तो तब बस वाले को कि मेरी इतनी मुलाकात नहीं हो पाती थी, क्योंकि सुबह मेरे को कभी बैठाता था मैं,
नहीं तो वाइफ बैठाती थी। अच्छा। मैंने तो 2 बार ही देखा उसको वैसे, ठीक है। एक बार जब मैं लेके आया था तो गेट पे खड़ा था, मैं तो गेट पे नहीं आया, मैं वहाँ पे बैठा के आया था उसको। मैंने उसको बोला भी था, आवाज भी दी, पर वो लाया नहीं, यहाँ पे रोक दिया उसने। अच्छा, हाँ, तो आपको लगता है रेंडेंट होता तो बच्चा बच जाता? बच जाता। वो उसको उतार के ड्रॉप कर देता कि ये लो भाई तुम्हारा बच्चा। अगर नहीं होता तो वो बेचारा मर ही गया, क्या करे। क्या चाहते हैं आप, डिमांड क्या करते हैं स्कूल वालों के खिलाफ? स्कूल वालों के खिलाफ, हॉस्पिटल वालों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। उन्होंने भी लापरवाही की। वहाँ पे 50 पुलिस वाले खड़े हो गए थे पुष्पांजलि हॉस्पिटल में, और वो पुलिस वाले भी सपोर्ट कर रहे थे, हमारे एक भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। डॉक्टर्स आ गए थे। हाँ, डॉक्टर बड़े लोग हैं, उन्होंने तुरंत फोन कर दिया, उनकी बड़ी बड़ी पहुंच है। हम गरीब आदमी है। 50-60 पुलिस वाले आ गए थे वहाँ पे, वीडियो मेरे पास देख लो आप। ये मतलब वो भी पहले ढाल मतलब पहले 2 आए, फिर उन्होंने फोन कर दिए थे, 50-60 आ गए थे जी। डॉक्टर भी बुलाए अपने 20 मतलब केस रजिस्टर करना और ये सब हाँ। इन्वेस्टिगेशन हाँ। में डिले कर रहे थे। उन्होंने तो बोल दिया था कि भाई हो गया है। उनका दबाव तो ये था, उन्होंने तो अपनी पुलिस प्रोटेक्शन के लिए बुलाया था कि हमारे पास लड़ाई उड़ाई तो हम बच जाए, हमें न मारे हॉस्पिटल बस। उनको तो ये था कि बच्चा मर चुका है, अब पुलिस वाले को बोल दो कि इनको बोल दो जी ले जाएंगे, बस ये था। मतलब एक ये है कि पहले तो आपका बच्चा इंजर्ड हो जाता है, फिर उसके बाद आप स्कूल की लापरवाही, फिर अस्पताल में जाकर के लापरवाही, फिर जब आप पुलिस स्टेशन जाते हो तो पुलिस वालों की लापरवाही, और लापरवाही इस हद तक कि अभी 24 घंटे हो गए अभी तक ड्राइवर नहीं मिला है। जो कि ड्राइवर जो बाकायदा रजिस्टर्ड ड्राइवर होता है, स्कूल में नाम रहता है, बच्चे स्कूल ड्राइवर का एड्रेस रहता है, तब भी कैमरे, तब भी अभी तक पुलिस वाले पकड़ नहीं मिला है। नहीं, स्कूल वालों ने हमारे पास फोन किया कि तुम्हारा बच्चा कैसा है कैसा नहीं। स्कूल वालों ने एक बार बोला था जब पापा ने बात करी थी कि मैं आ रहा हूँ हॉस्पिटल, उसके बाद हमारे पास कोई फोन नहीं, स्कूल वालों की तरफ से कोई फोन नहीं आया। तो देखिए श्वेता, ये देखिए कि सबसे बड़ी चीज ये है कि स्कूल वालों की तरफ से 24 घंटे बीत चुके हैं घटना को, अभी तक स्कूल की तरफ से सांत्वना देने तक के लिए कोई नहीं आया, ना टीचर आया, ना प्रिंसिपल आया, और साथ ही साथ ये बोलने के लिए नहीं आया कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब ये स्थिति है हमारे समाज की। एक और कुछ बोलना चाहते हैं? जो पोस्टमार्टम के लिए मेरा बच्चा गया था तो वो तकरीबन 5 बजे गया था, उनको टोकन मिल चुका था। अगर किसी एमएलए का या किसी बड़े मंत्री का बेटा होता कोई भी, तो उसका तुरंत अल्ट्रासाउंड क्या हो जाता पोस्टमार्टम, और उसको दे देते जैक लगा के तभी। और क्योंकि मेरे बच्चे को नहीं मिल पाया, नहीं मेरे पास जैक था, मैं पूरी रात अपनी वाइफ को लेके यहाँ पे पड़ा रहा। मैं पूरी रात पड़ा रहा। मैं सुबह लेके आया मैं 11 बजे, तब उन्होंने दिए। तो ये स्थिति है। देखिए पोस्टमार्टम तक में किस तरीके से डिले किया गया, किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, ये है स्थिति हमारे देश की और हमारे समाज की, और इसी के कारण से इस तरह के बच्चे इस तरह की घटनाओं से शिकार हो जाते हैं। जी श्वेता। जी बिल्कुल आलोक, इसको शब्दों में बयां करना भी उचित नहीं होगा क्योंकि उनके घर का चिराग चला गया है, और खबर भी बेहद अजीब है कि कितनी लापरवाही, हर एक मोड़ पर जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनको लापरवाही झेलनी पड़ी है। किस तरीके से आरोप भी लगा रहे हैं कि उनकी किसी ने नहीं सुनी। फिलहाल आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस बड़ी खबर पर आप नजर भी बनाए रखिए, और किस तरीके से जो लापरवाही ये आरोप लगा रहे हैं जो अभिभावक हैं उसके बाबत भी आप छानबीन करते रहिए। आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। तो इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने भी सुना किस तरीके से जो बच्चे के पिता हैं, कहते कहते वो रो पड़े कि कोई एक सीमा हो, कोई एक पड़ाव हो जहां पर उनका किसी ने साथ दिया हो। कई तरीके के एलिगेशंस, आरोप वो लगा रहे हैं। हालांकि मैं अपने पॉइंट्स पर आना चाहूंगी और मैं सवाल लेना चाहूंगी नयन पारिक जी आपसे। शिक्षा पॉलिसी की अगर बात करें तो क्या, कब तक, वो समय कब आएगा जब बच्चों की सुरक्षा इसमें निहित की जाएगी? श्वेता, आपने बिल्कुल ये सही कहा, और जब कोई सिद्धार्थ कहीं मरता है तो मेरे ख्याल से हमारे सबके दिल में कुछ ना कुछ मरता है, हमारे सबके भावनाओं को एक चोट लगती है। और मैं मिरर नाउ को तो इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि जब चेन्नई में हुआ था थोड़े दिन पहले, तभी भी मैं एक चैनल पे हाजिर था, और मेरे ख्याल से आपकी चैनल इसको बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ पेश करती है। पर मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूं कि ये चीजें दोबारा ना हो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। मुझे लग रहा है एक तो ये कि जो भी स्कूल में ये होता है, और जो स्कूल में एक बार तो स्कूल की कंपाउंड में हुआ था चेन्नई में, यहाँ बाहर हुआ है, पर जो स्कूल के बच्चे के साथ ये होता है उसके स्कूल के लाइसेंस को 3 साल के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए। क्योंकि अभी जो मैं समझ रहा हूँ इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। गुरुग्राम में इटसेल्फ पिछले 3-4 साल से हर साल 1-2 बच्चे ऐसे ही स्कूल बस के नीचे आके अपना जान गंवाते हैं। मेरे ख्याल से मैंने देखा 19 में, 20 में, 21 में, अभी यहाँ आज हुआ है। तो कब हम लोग बैठेंगे, कब हम लोग नक्की करेंगे कि जैसे ही ऐसी कोई दुर्घटना होगी स्कूल का लाइसेंस इमीडिएटली सस्पेंड हो जाएगा 3 साल, और उसके जो प्रिंसिपल है और उसके जो चलाने वाले हैं
उनके सामने पर्सनली एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जवाबदारी भी है। देखिए, आपने कहीं ट्रांसपोर्टेशन का काम किसी एजेंसी को दे दिया, आउटसोर्स करा दिया, और वो एजेंसी कोई तरीके से कर रही है नहीं कर रही है, वो आपकी जवाबदारी है, क्योंकि आपके यहाँ आपको देख के लोग अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, और उनकी यदि सेफ्टी ही ना हो तो पढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, उनकी सिक्योरिटी और उनकी जान ही यदि सेफ नहीं हो तो पढ़ने की तो कहाँ बात रही। उसके साथ मैं ये भी समझ रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ ड्राइवर्स है जो इसको चलाते हैं, उनको भी एक स्पेशल लाइसेंस मिलना चाहिए फॉर स्कूल बस ड्राइविंग। जैसे हमारे यहाँ होता है लाइट मोटर व्हीकल LMV, HMV हैवी मोटर व्हीकल, ऐसे SMV होना चाहिए विच इज स्कूल मोटर व्हीकल, क्योंकि वो ड्राइवर को पता होना चाहिए कि बच्चे 4 साल के हैं, समझते नहीं है, नादान है, नटखट है, इधर उधर हो जाएंगे, तो उनको ध्यान रखना है कि बच्चे सेफली आगे ना निकल जाए बस के, उसके बाद ही उनको चलाना है। तो रिवर्स में हो या आगे हो, स्कूल बस के ड्राइवर का एक स्पेशल लाइसेंस होके उन लोगों को इस बारे में ट्रेन करना जरूरी है। तीसरा, मैं समझ रहा हूँ कि जो भी स्कूल ये करती है उसको एक फाइनेंशियल जुर्माना भी देना ही चाहिए, विच मीन्स दैट वी से कि जैसे कोई बच्चों के साथ हुआ, अब जान की कीमत तो कोई नहीं लगा सकते, पर 1 करोड़ का फाइन इमीडिएटली वो स्कूल को लगाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये फाइनेंशियल जो उनको एक चपत लगेगी, उससे भी वो चौकन्ने हो जाएंगे कि दोबारा ये कभी गलती ना हो, और दोबारा ऐसा ना हो कि स्कूल ड्राइवर हो और स्कूल कंडक्टर ना हो, और यदि पेरेंट नहीं आते हैं तो आप स्कूल के बच्चे को नीचे ना उतारे, और उनको उनके पेरेंट के हाथ में सौंपने की जवाबदारी है आपकी। आप बच्चे को घर से ले जाते हैं, घर पे पहुंचाने की जवाबदारी है। मेरे ख्याल से इसमें अमेरिका, बाकी कई देशों में बहुत सेंसिटिविटी के साथ ये लोग हैंडल करते हैं। हम लोग समाओ बच्चों को ऐसे गवा देते हैं, और फिर भी इसके बाद हम लोग सुधरते नहीं है। तो मैं ये चैनल के द्वारा अपील करना चाहूंगा कि स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल फाइन, क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ओनर एंड इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ द स्कूल, ये तो बहुत ही जरूरी है, तभी जाके हम लोग इसके प्रति जागरूक बनेंगे। जी बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर कि जब तक कड़ाई नहीं की जाएगी तब तक शायद इस तरीके के मामले रुकेंगे नहीं। और आखिरी सवाल मैं प्रदीप रावत जी आपसे लेना चाहूंगी, जिस तरीके से उन्होंने कई पॉइंट्स बताए हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि गुरुग्राम में किस तरीके, अब क्या लगता है ऐसी घटना दोबारा ना हो? चेन्नई में हो गई, गुरुग्राम में हो गई, देश के कई हिस्सों में होती रहती है, कितनी घटनाएं तो रिपोर्ट तक नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसे कई पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों की रिपोर्ट नहीं करवा पाते हैं, ऐसी भी घटनाएं होती हैं। तो मैं आपसे जल्दी से जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से ठोस कदम है अगर जिनको उठाया जाए तो ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगाई जा सके। देखिए, मेरा ये मानना है, हम सबके सब डिस्कशन में भी और बातों में भी एक्चुअली में हम ढूंढ रहे हैं इलाज बीमार का, हम बीमारी का इलाज नहीं कर रहे। बीमार का इलाज करना तो ये हुआ कि आपने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई कर ली, आपने ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई कर ली, आपने उनपे 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का जुर्माना लगा लिया। बीमार का इलाज तो हो जाएगा, लेकिन बीमारी का इलाज ये है कि पहले स्कूलों को ये समझना पड़ेगा कि बच्चों की जितनी जिम्मेदारी माँ बाप की है उससे ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि 8 से लेकर 10 घंटे तक हम अपना बच्चा स्कूल की जिम्मेदारी पे सौंप देते हैं, तो फिर ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि घर से निकलने तक और घर वापस पहुंचने तक ये स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा सही सुरक्षित घर में पहुंचे। पहली बात। दूसरी बात ये, मैं अपने प्रीवियस पैनलिस्ट से एग्री करता हूं कि एक इमीडिएट फाइनेंशियल जुर्माना होना चाहिए, और मैं 1 करोड़ पे रुकना नहीं चाहूंगा। 1 करोड़ से स्कूल को आज की डेट में डर नहीं लगता। 1 करोड़ तो उनकी शायद 1 महीने की इनकम प्रॉफिट से उससे ज्यादा होता है। उन पे कम से कम 50 करोड़ का जुर्माना लगना चाहिए। अगर किसी बच्चे का, भगवान ना करे, पैसे से किसी बच्चे की आप जिंदगी वापस नहीं ला सकते। माँ बाप के लिए बच्चे से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर स्कूल पे 50 करोड़ का या 100 करोड़ का एक इमीडिएट जुर्माना लगे, स्कूल वालों को समझ में आ जाएगा कि ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। उसका बड़ा सिंपल तरीका होगा, फाइनेंशियल डर से हर कोई डरता है। आजकल कानून इतने लचीले हैं या लचर हैं कि आप उनसे बच सकते हैं, लेकिन अगर इमीडिएटली स्कूल पे बोला जाए कि आपने 50 करोड़ रुपए इमीडिएटली बच्चे के माँ बाप के अकाउंट में जमा कराना है, तो स्कूल सोच समझ के ही कोई ठोस कदम उठाएगा। प्लस अगर जब भी गेट पे जो गार्ड खड़े हैं उनके साथ एक ऐसा टीचर या कोई ऐसा अथॉरिटी खड़ी हो कि स्कूल के अंदर अगर कोई बस बाहर निकल रही है, उस बस में अगर कंडक्टर नहीं है, उस बस में अगर अटेंडेंट नहीं है, अगर उसमें टीचर नहीं है, तो वो बस स्कूल गेट से बाहर ही निकलेगी। अगर बाहर ही निकलेगी तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं। तो बेसिक समस्या ये है कि हमें समझना पड़ेगा, स्कूलों को बच्चों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सिर्फ अपने आप को बिजनेस सेंटर नहीं बनाना पड़ेगा कि सिर्फ फीस से पैसे कमाओ। बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप की है। इसके अलावा भी स्कूलों को सोचना पड़ेगा कि हमको माँ बाप की तरह बच्चे की जिंदगी की चिंता करनी पड़ेगी। थैंक यू जी बिल्कुल, आप तीनों ने हमारे यहाँ पे बातचीत की, इस पूरे मुद्दे पर जुड़े। तो निश्चित तौर पर जो स्कूल प्रशासन है उसको सचेत होना पड़ेगा, और अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो स्कूल के खिलाफ, स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।